શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીલમાધવ પબ્લિક સ્કૂલ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી જોવાના છીએ, બરાબર। આપણે આગળના વિડીયોમાં આપણી કાવ્ય હતી, જે કાવ્યનું નામ હતું આરાધના, બરાબર। આરાધના કાવ્ય આપણે જોયું। આજે આપણે પાઠ 2 ન્યાયમંત્રી શરૂ કરવાના છીએ, જે છે કહાની, બરાબર। કહાની છે, આપણે એની થોડીક પ્રસ્તાવના જોશું, આખો કહાનીનો વિડીયો જોશું। આ વિડીયો મેં આપણી જે એપ્લિકેશન છે એના પર એનો જે વિડીયો છે અહીંયા વિડીયો લીધેલો છે, કારણ કે તમને આ પાઠની સમજૂતી આ વિડીયો પરથી લેવાની છે। આ વિડીયો પરથી જ હું તમને આ કહાની આખી હું સમજાવીશ કે આ કહાનીમાં આવે છે શું, બરાબર। આપણો પાઠ છે ન્યાયમંત્રી। ન્યાયમંત્રી એટલે કે જેને ન્યાય કરવામાં કોઈ પણ રાજા કે રંક જોવાનું નથી, અમીર કે ગરીબ જોવાનું નથી, મોટો છે કે નાનો છે વ્યક્તિ એ પણ જોવાનું નથી, બસ એમને ન્યાય કરવાનો જ હોય છે, બરાબર। તો આજે આપણે જે ન્યાયમંત્રી પાઠ જોવાના છીએ એ પાઠમાં અહીં રાજા અશોક છે એ જે એમનું ન્યાય તંત્ર જે ખોરવાઈ ગયું હોય છે એને સંભાળવા માટે જે વ્યક્તિની શોધ હોય છે કે ન્યાયમંત્રી માટે કોઈ વ્યક્તિ એને સારી એવી મળી જાય અને ન્યાયમંત્ર જે છે એ સારું થાય એની શોધખોળમાં હોય છે, એના પર આખી સ્ટોરી છે। એક બ્રાહ્મણને મળે છે, બ્રાહ્મણ છે એને મદદરૂપ થાય છે અને એને જે વાતચીત પરથી એવું લાગે છે કે આ જ વ્યક્તિ છે એ મારો ન્યાયમંત્રી બની શકે એમ છે, બરાબર। તો આજે આપણે એમાં વિડીયો શરૂ કરશું અને વિડીયો સાથે સાથે સમજતા પણ જશું કે આ કહાનીમાં કહેવા શું માગે છે, બરાબર। ચાલો આપણે જોઈએ ન્યાયમંત્રી। न्यायमंत्री गद्य कहानी के लेखक का नाम सुदर्शन जी था। उनका जन्म सन 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ और निधन सन 1968 में हुआ। पुष्प तो આપણે આ વિડિયો અહીંયા જોયો, બરાબર કે ન્યાયમંત્રી। હવે પ્રસ્તાવના છે, લેખક આપણા છે, લેખકનું નામ છે સુદર્શનજી। જન્મ એનો पंजाब राज्य के 1896 થયો, सियालकोट પંજાબ नामक स्थान રાજ્ય में हुआ और સિયાલકોટમાં निधन એનું सन જન્મસ્થાન છે અને 1968 નિધન में हुआ। એમનું 1968માં થયું, બરાબર। હવે આગળ આપણે જોવાના છીએ કે કયા કયા કહાની સંગ્રહો એમને લખેલા છે, બરાબર। ચાલો જોઈએ। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना। જો કઈ કઈ છે કહાની સંગ્રહો કે પુષ્પલતા, સુપ્રભાત, પરિવર્તન, પનઘટ અને નગીના એ એમના સુપ્રસિદ્ધ કાવ્ય સંગ્રહો છે, બરાબર। તો એ જે કહાની સંગ્રહો છે એમાંથી આપણને આ જે કહાની છે એ લીધેલી છે કે ન્યાયમંત્રી, બરાબર। आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर હવે અહીંયા કહાનીનો સારાંશ શરૂ થાય છે કે કહાની શું છે એનો થોડોક અમથો સાર તમને આપવામાં આવેલો છે। उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। संध्या का समय। इस कहानी में हमें क्या कहा गया है कि राजा अशोक है वह अपने न्याय तंत्र के लिए एक न्याय मंत्री की खोज में है। वो शिशुपाल से मिलता है, शिशुपाल है जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण से मिलता है। उनसे बातचीत से उन्हें पता चलता है कि यह व्यक्ति अपने न्याय मंत्री के लिए बहुत ही सबसे अच्छा व्यक्ति है जो अपने न्याय मंत्री पद को अपने से संभाल सकता है। इसलिए राजा अशोक है वह शिशुपाल को अपना न्याय मंत्री घोषित करता है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ जो है वीडियो आगे के यहाँ पे से स्टोरी स्टार्ट होती है कि इसमें क्या कहानी है, इस कहानी का सार क्या है, हमें यहाँ से शुरू करना है। तो आप ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए, ठीक है। था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। जो यहाँ पे एक शाम होने वाली ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि शाम हो चुकी है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। एक कुटिया होती है, वहाँ ये ब्राह्मण है वो अंदर सोया हुआ है, शिशुपाल है जो
वो अंदर सोया हुआ है। तभी बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। शिशुपाल खड़ा होता है और वहाँ जाके अपना दरवाज़ा खोलता है। थोड़ा सा खोलता है, ज़्यादा नहीं खोलता, क्योंकि रात का समय कोई भी हो सकता है, इसलिए पूरा दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर वह शिशुपाल है, वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है और पूछता है कौन है। तो बाहर से आवाज़ आती है, एक परदेसी। फिर वह अपना दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही वह अपना सामने देखता है कि एक नौयुवान उसके सामने खड़ा है। ठीक है, अब आप एक सुनते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। फिर परदेसी को अंदर बुलाता है। वो कहता है कि मेहमान तो हमारे घर पर आए, वो तो सौभाग्य की बात है। ऐसा कह के वो अपने घर में बुलाता है, उसके आगता स्वागत करता है, पानी पिलाता है, उससे कुछ पूछता है कि आपको कुछ चाहिए। ऐसे हम कैसे मेहमानों की स्वागत करते हैं ना, ऐसे उसे पूछता है। और फिर आगे वीडियो देखते हैं कि वह अपने जो राज्य में कैसे कैसे न्याय के बारे में क्या क्या हो रहा है, न्याय तंत्र के है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं हम देखते हैं। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वो बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए, पर बराबर छे। यहाँ पे दोनों ही राज्य के बारे में बात करते हैं। वो परदेसी बोलता है कि न्यायतंत्र इस समय बहुत खराब चल रहा है। शिशुपाल भी कहता है, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं इस न्यायतंत्र को ठीक कर सकता हूँ। पर परदेसी बोलता है, यह आसान बात नहीं है, यह आसान काम नहीं है। बोलना अलग बात है और करना दूसरी बात है। फिर ब्राह्मण बोलता है, शिशुपाल बोलता है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। परदेसी जरा सा मुस्कुराता है और उसे कहता है कि आप फिर से सोच लीजिए, आप जो कह रही है वो कर सकते हैं। तो शिशुपाल कह रहा है, हाँ मैं कर सकता हूँ। उसमें इतनी हिम्मत है। उसे नहीं पता है कि उसके सामने कौन है। स्वयं राजा अशोक है, उसे मालूम नहीं है, पर वह अपना मंतव्य देता है। कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। फिर दोनों बातचीत करते हैं, शाम को रात को सो जाते हैं। सुबह होते ही वो परदेसी विदा लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे स्टोरी शुरू होती है कुछ दिनों के बाद की। ठीक है, क्या होती है हम सुनते हैं। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। फिर वो जो सैनिक आए थे वो उन्हें शिशुपाल से कहते हैं कि आपको राजा ने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा है। शिशुपाल तो घबरा जाता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर राजा ने मुझे क्यों बुला लिया। उसे ख्याल आता है कि जो परदेसी से उससे बात की थी न्याय तंत्र की, उसी ने कुछ चुगली की होगी और वो घबराता है। फिर वो दरबार में उपस्थित होता है। वहाँ देखता है कि वो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वयं जो परदेसी था वही स्वयं राजा अशोक थे और वह उसे देखकर चौंक जाता है। फिर राजा से वो बात करता है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। ये सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। फिर जो राजा अशोक है वो उसे कहते हैं कि मैं आपको
अपने राज्य का न्याय मंत्री बनाना चाहता हूँ, क्या आप इस पद को ग्रहण करना चाहेंगे? वो पहले तो शिशुपाल घबराता है, फिर थोड़ी देर सोचता और कहता है कि ठीक है, मैं इस न्याय मंत्री के पद को स्वीकार करता हूँ। फिर अगले दिन उसे न्याय राजा जो है, राजा अशोक, वो अपनी राजमुद्रा देते हैं। वो अंगूठी राजमुद्रा होती है और वो उसे देते और उसे कहते हैं कि आप कल से न्याय मंत्री घोषित किए गए हैं, आप कल से न्याय मंत्री पद को स्वीकार करें। ऐसे ही वो अपनी न्याय मुद्रा है, जो अंगूठी है, वो उसे देते हैं, राजमुद्रा को। उन्होंने राज्य के समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग फिर शिशुपाल ने जो न्याय करना शुरू किया तो सभी लोग उससे प्रसन्न हो गए। चारे बाजू शिशुपाल की प्रशंसा होने लगी, उनकी बातें होने लगी, उनकी जय जयकार होने लगी। उनका न्याय इतना अच्छा था कि सभी लोग उससे प्रसन्न थे। सभी लोग अपने दरवाजे खिड़कियां तक खुले रख कर चले जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें जब तक शिशुपाल है उन्हें अपने कुछ भी तकलीफ होएगी नहीं। इसलिए वह निश्चिंत होकर सुखी से अपने जीवन बिता रहे थे। एक महीने बाद का समय अब दिखा रहे हैं। एक महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। यहाँ पे एक महीने की बात की गई है। एक महीने बाद जब रात को पहरेदारी करते सिपाही, उसमें से एक सिपाही की हत्या की गई थी। सुबह जब सभी को पता चला तो सब उसके बारे में बात करने लगे। उस बारे में सैनिक की मौत हो गई, उसके किसी ने मार डाला, ऐसी बात शिशुपाल को पता चलता है। शिशुपाल ऐसी बात सुन के उसे धक्का लगता है कि यह क्या हो गया। उसकी तो दिन रात की सारी नींद उठ गई। वो चाहता था कि उसके जो अपराधी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वो सोच में डूब गया कि ऐसा अपराध किसने किया होगा। वो उसकी तलाश करने लगा। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का जब उसके होश उड़ गए थे, उनकी नींद हराम हो गई, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। ठीक है, तो उन्हें जब इतनी छानबीन करके उन्हें पता चला कि उसका जो खूनी था, वो अपराधी था, वो कौन था, तो उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यहाँ पे यह मुहावरा है, पैरों तले ज़मीन खिसकना। ठीक है, तो आप नोट कीजिएगा, उसे याद कीजिएगा। वो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करें। अब आगे देखते हैं। गाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। जब उसे पता चला कि स्वयं सम्राट ने ही उस सिपाही की हत्या की थी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि स्वयं राजा सम्राट अशोक ही अपराधी है। वो सोच में डूब गया कि वो राजा अशोक है, उसे सजा कैसे दे। स्वयं राजा अशोक है जो स्वयं राजा हमारे, उन्हें मैं अपराधी कैसे स्वीकार करूं। फिर सुबह अपराधी के लिए अगले दिन शिशुपाल दरबार में आते हैं पहुंचे। सभी दरबार सम्राट में अशोक और सब बातें सिंहासन करते हैं। पर शिशुपाल को बैठे हुए पूछते थे। हैं। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते जब सम्राट अशोक ने कहा कि अपराधी के बारे में पता चल गया तो शिशुपाल कहते हैं, हाँ, पता चल गया। तो राजा सम्राट कहते हैं कि उसे मेरे सामने उपस्थित कीजिए। थोड़ी देर तो शिशुपाल खड़े रहते हैं, फिर अपने मंत्रियों को इशारा करके बताते हैं। हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले,
इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। जब शिशुपाल ने अपने सिपाही से कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लो, उसका इशारा स्वयं राजा सम्राट अशोक की तरफ था। यह सुनकर राजा अशोक है वो थोड़ी क्रोधित हो गए और उसे कहते हैं कि तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम मुझे अपराधी कहो, पर उन्होंने कुछ सुना ही नहीं वैसा व्यवहार करते हैं और फिर अपने सिपाही फिर से कहते हैं कि इन्हें बंदी बना लो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया। धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? फिर वो उनसे उनकी जो राजा अशोक की बात है उनसे निकल के वो फिर अपने सिपाही को कहते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। फिर वो सिपाही होता है वो उन्हें गिरफ्तार करता है, कि जो धनुर्धारी कहते हैं उसे वो राजा अशोक को गिरफ्तार कर लेता है और सभी को कहते हैं कि अपराधी आपने जो अपराध किया है उसका आप स्वीकार करते हैं या नहीं, ऐसा राजा अशोक से वो कहते हैं। सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। जब राजा अपना अपराध स्वीकार करता है तब राजा अशोक भी कहते हैं कि हाँ मैंने उसे मारा, पर वह क्योंकि वह उद्दंड था, बराबर, राजद्रोही था, इसलिए मैंने उसे मारा। पर शिशुपाल कहता है कि आपने राज सिपाही को मारा है, इसलिए आपने अपराध किया है, आप ऐसा अपराध नहीं कर सकते, वो चाहे उद्दंड ही क्यों ना हो। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। फिर न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्यु दंड देने का अपराध जो उन्होंने अपराध किया था उसके लिए उन्होंने मृत्युदंड जाहिर किया कि उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। सभी न्याय मंत्री का यह न्याय सुनकर सब अचंभित हो जाते, चौकित हो जाते कि ना आपने न्याय कैसे कर दिया, आपने ऐसा न्याय कैसे किया। सब चौंक तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर फिर जब राजा सम्राट ने ऐसा जो अपना न्याय देखा कि शिशुपाल ने बिना डरे ही मुझे मृत्युदंड दे दिया है, तो वो बहुत ही खुश हो गए क्योंकि उन्होंने जो व्यक्ति चुना था अपने न्याय तंत्र के लिए वो सही साबित हुआ, उनकी परीक्षा में सफल हुआ और वह उसे स्वीकार करते। तभी शिशुपाल अपने दूसरे जो मंत्री थे उनके साथ जो अपने व्यक्ति थे उन्हें कहा और सोने की मूर्ति वहाँ पे बुलाई। वह कहता है कि आगे सुनिए। उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। फिर वह अपने न्याय के बारे में सभी को समझाता है कि मैंने न्याय अवश्य किया है, पर मैं तो एक न्याय मंत्री हूँ और वह यह तो स्वयं सम्राट अशोक है। मैंने उन्हें दंड तो दे दिया है, पर इसके बारे में मुझे मालूम है कि यह भगवान के समान राजा होता है, इसलिए भगवान को सामान्य व्यक्ति सजा नहीं दे सकते, इसलिए मैंने इस अपराध के लिए इस मूर्ति को लाए हैं, इस अपराधी को इसे हम सजा देंगे। आगे देखिए। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब उसकी बातें सभी ने सुनी और कहा कि यह तो राजा भगवान के समान होता है, उनके पद के रकम किसी को और को नहीं ऐसे दंड दे सकते, इसीलिए उन्हें सोने की मूर्ति को फांसी लगा दी जाए और राजा को चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया जाए। चुनौती भी दे सकते हैं कि ऐसे आप कर नहीं सकते, इसीलिए उन्हें
ऐसा कह के छोड़ दिया जाता है और जो उनकी सोने की मूर्ति लाई गई होती है उसे फांसी दी जाती है। और सभी ऐसे न्याय देख के सभी जो राज दरबार में व्यक्ति थे उन्होंने सभी ने शिशुपाल की जय जयकार की। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। जब कोई ही इस कमरे में दरबार में कोई नहीं था, उनके राज दरबार में कोई नहीं था, तो शिशुपाल राजा सम्राट अशोक से मिले और कहा कि आप राजमुद्रा ले लीजिए, क्योंकि मुझसे अब ये जो राजमुद्रा है यह न्याय मंत्री का पद है, इससे मैं संभाल नहीं सकूंगा। तभी राजा अशोक उनसे कहते हैं कि आप ही यह पद के लिए असली व्यक्ति और हकदार है, आपके अलावा यह पद कोई संभाल नहीं सकता। ऐसे कह के वो अपनी राजमुद्रा फिर शिशुपाल को देते हैं और शिशुपाल अपने न्याय मंत्री कई पद को फिर से संभाल लेते हैं। यहाँ पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस कहानी में न्याय को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस कहानी से हमें नई पीढ़ी को न्याय के बारे में जागरूक करने की बात करी गई है कि जो हमारी नई पीढ़ी में जो न्याय के लिए जो मनोकामना बैठ गई है कि न्याय हमें नहीं पूरा मिलता है, पर इस कहानी से हमें न्याय कैसे मिलता है और न्याय की क्या महत्ता है वह दिखाई गई है। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझे और इस कहानी को ध्यान से याद भी कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।